हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन के और कुछ ओटीसी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टमेंट है और हर एक कॉन्स्टमेंट जो उसके अंदर है उसके काम करने के तरीके को बहुत सिंपल तरीके से। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आज के इस रिव्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए यूज किया जाने वाले एक ड्रॉप का, जिस ड्रॉप का जो ब्रांड नेम है वह अस्थाकाइन LS। ये जो अस्थाकाइन LS ड्रॉप है या सरल भाषा में कहूं तो सिरप है, वो किस लिए यूज होता है और अगर ये किसी पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है तो आखिर ये काम क्या करता है, कैसे करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की, क्योंकि अस्थाकाइन LS तो इसका ब्रांड नेम है। इसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे वही असली ड्रग होंगे। तो इसके अंदर हमारा दो कुछ स्पेसिफिक ड्रग है। यह है आपका लिवोसॉल ब्यूटामॉल सल्फेट, दूसरा है आपका एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा है आपका ग्वानिफेंसिन। ये जो तीनों ड्रग का कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली अगर हम कैटेगरी वाइज बांटना चाहें तो कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं कि पहला आपका ब्रोंकोडायलेटर है, इसलिए मैंने दो ड्रग की कैटेगरी के बारे में बात किया। दूसरा जो ड्रग है वो आपके एक्सपेक्टोरेंट या तो एक्सपेक्टोरेंट को सपोर्ट करने वाले ड्रग के बारे में है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है। अगर आपके डॉक्टर ने ये दवाई आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की है तो वो क्यों किया होगा। देखिए, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, आप हो या मैं हूं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या मौसम के चेंज होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कफिंग होने लगती है। कफिंग तो ठीक है कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन कफ के भी दो अलग अलग टाइप होते हैं। कई बार कफ यानी कि जो गीली कफ है, वेट कफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा बनने लगता है कि उसको एक्सपेल आउट करना, मतलब इस तरह से थूकना पॉसिबल नहीं हो पाता। जिसे हम जनरली कफ कहते हैं उसे या तो हम बलगम या तो फेलगम कहते हैं, या एक्चुअली कहा जाए तो कंसंट्रेटेड या विस्कस, आपका विस्कस लिक्विड होता है, म्यूकस होता है। इसको एक्सपेल करना शुरू में तो बहुत आसान होता है। अब जब गले से ऐसे खा करते हैं फिर इसको बाहर एक्सपेल कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पतला होता है, लेकिन समय के साथ साथ प्रोग्रेसिव तरीके से ये गाढ़ा होता जाता है और आप पाते हो कि इसको एक्सपेल करना इतना आसान नहीं है। इवन इसको चेस्ट से बाहर निकालना भी उतना आसान नहीं होता। और अगर गलती से आपके मुंह में आ गया और इसे आप थूकना चाहेंगे तो कई बार आपने फेस किया है कि ये बाहर जा ही नहीं पाता, आपके मुंह में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि जो आप कफ बोल रहे हो, बलगम बोल रहे हो, फेलगम बोल रहे हो, वो कुछ ज्यादा ही गाढ़ा हो गया। और हमको तो ये चीज पता है कि जो चीज जितनी गाढ़ी होगी उसको फेंकने में उतना ही तकलीफ होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। जैसे अगर आपके हाथ में एक चुल्लू पानी डाला है और दूसरे में आपके में एक चुल्लू में शहद डाला है और दोनों को आपको पूरी तरह से फेंकना है, तो आप महसूस करोगे पानी तो आसानी से फेंका जाएगा, दूर छिटक जाएगा, लेकिन शहद आपके हाथों में काफी कुछ चिपक जाएगा, हार्डली कुछ एक ड्रॉप उसके बाहर निकल पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि शहद चिकना है, विस्कस ज्यादा है, गाढ़ा ज्यादा है, इसलिए उसको फ्लो होने में रेजिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। यही सिंपली विस्कोसिटी है। अब बात के कॉन्सेप्ट के दूसरे पहलू को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अस्थमेटिक कंडीशंस होते हैं या कुछ ऐसा भी केस होता है जहां पे जिस नली से हम सांस लेते हैं ना, उस नली में थोड़ा सकरापन आ जाता है, ब्रोंकोस्पाज जिसे हम ब्रोंकिया कहते हैं, उसमें थोड़ा सकरापन आ जाता है। कुछ ऐसे समझो कि अगर नॉर्मल में ये डायमीटर है, इसमें से एयर मूव कर रही है, इस केस में ये जो डायमीटर है वो छोटा होता जाएगा, जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर के केस में कई बार डेमो करके दिखाया हुआ है। ऐसे केस में जो हवा जाएगी अंदर लंग्स तक, उसकी मात्रा कम होती जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। और दूसरी तकलीफ को तो वो पूरा कर ही दे रहा है, कौन सा? जो कफ गाढ़ा हो गया है, विस्कस हो गया, जिसे हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे केस में चाहे बच्चा हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, तकलीफ तो सामना करना पड़ेगा ही। बच्चों के केस में सीवियरिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो भी आपको बता नहीं पाते हैं। इस केस में इसलिए एज सुन एज पॉसिबल उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली ही करना चाहिए, क्योंकि खुद से जब आप करने लगोगे तो आपको बेसिक पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, और जनरल कफ सिरप देकर के आप सप्रेस तो कर सकते हो बट ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी केस में पेडियाट्रिक हो, एडल्ट हो, जेनेटिक हो, आपको सेल्फ मेडिकेशन करना नहीं चाहिए। आगे बात करें तो इसके काम करने के तरीके के बारे में बता दूं। पहला जो हमारा ड्रग है सॉल्ब्यूटामॉल, वो एक ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग कैटेगरी वाइज अगर बांटें तो उसे हम कह सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर मतलब, देखिए अगर आप सरल पब्लिक है ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ब्रोंकोडायलेटर कहने का मतलब है ब्रोंको प्लस डायलेटर। ब्रोंको यानी कि ब्रोंकिया, सरल भाषा में एक नली जो हमारे नाक से सांस तक, सांस को आपके लंग्स तक लेके जाती है, और डायलेटर मतलब होता है जो उसको डायलेट करता हो, फैला देता हो। तो फैला क्यों ना पड़ रहा है हमें, फैलाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पहले संकरी हो गई थी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, जिसके कारण से एयर का पैसेज अच्छे से हो नहीं रहा था। तो हम इसे धीरे धीरे अगर डायलेट कर दें तो बड़ी आसानी से वो चीज चला जाएगा। इसीलिए हम सांस को सही मात्रा में पहुंचाने के लिए जो रेजिस्टेंस बीच में जनरेट हो रहा है उसको हटाने के लिए हम ब्रोंकिया को डायलेट कर रहे हैं, ताकि इजी इनहेल
और इजी एक्सेल का भी हो सके, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सॉल्ब्यूटामॉल को यूज करते हैं। ये अस्थमा के केस में भी यूज होता है, क्योंकि जहां जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे प्रॉब्लम का जो मेन कारण है वह है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का उल्टा ब्रोंको डायलेशन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। दूसरा जो ड्रग है आपका एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, वो एक ऐसा कैटेगरी का ड्रग है जिसे हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक भी दोनों नाम से जाना जाता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है एक्सपेल करने के लिए जो मददगार साबित हो या एक्सपेल करने में जो मदद करे वो एक्सपेक्टोरेंट हो। और एक्सपेल मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया और आपको कभी न कभी ये फेस करना पड़ा हुआ होगा, या अगर कभी करना पड़े, भगवान ना करे, बट अगर कभी पड़े तो आप इस एग्जांपल को याद रखिएगा कि जब हम किसी भी बुलगम को मुंह से बाहर निकालना चाहते हैं तो शुरू के दिनों में पतला होता है, धीरे धीरे वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसका बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। वो इतना हार्ड हो जाता है चेस्ट पे, आपको चेस्ट पेन होने लगता है। फिर आप कफ को पतला करने के लिए घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक दवाइयां जो मर्जी आए वो करते रहते हो ताकि कफ पतला हो और आसानी से मुझे बाहर फेंक सके। तो वही पतला करने का काम हमारा यही आज का जो ड्रग मैंने आपको बताया उसमें से एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड ये काम करता है। ये उन दो कफ के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड्स को, म्यूकस के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से वो तोड़ना आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि 8-10 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, खींच करके, पकड़ करके एक गोला बनाए हुए हैं और उनको अगर आप एक को ढकेलना चाह रहे हो तो दूसरा उसको बचा ले रहा है। जब तक वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड या हक करके खड़े हुए होंगे, आप उनको अलग सेपरेट सेग्रीगेट एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। कब तक? जब तक कि उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, हाथ वाला बॉन्ड, उसको तोड़ नहीं दिया जाता। तो अगर आपने किसी के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया तो उसे आसानी से ग्रुप से बाहर निकाला जा सकता है। एक जस्ट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही जो हमारे कफ हैं, कफ के म्यूकस जो गाढ़े हो गए हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत पास पास आ गए हैं उसके बॉन्ड, इसलिए वो गाढ़ा होता जा रहा है। आपको सरल सिंपल भाषा में बताऊं अगर, तो दूध अगर आप मार्केट से लेकर के आते हो तो बहुत लिक्विड इन नेचर का होता है, बहुत पतला पानी के जैसा ही होता है। उसको आप गर्म करते जाते हो तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाता है, स्टिकीनेस बनता जाता है, रबड़ी बनती जाती है, जो खोआ बनती जाता है, बहुत स्टिक होने जाता है, इसलिए वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता जाता है। और एक एग्जांपल ले लो, पानी जब आप लेते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो उसके बॉन्ड्स जो है काफी बीच में गैप गैप होता है। इसी बॉन्ड्स को जब आप ठंडा कर देते हो, बर्फ जमा देते हो, वो पास आ जाते हैं। यही तो हमने पढ़ा है बचपन में। तो कुल मिलाकर के बॉन्डिंग ही है जो उसको विस्कस बनाने का काम करता है, उसको पास पास रखने का, गाढ़ा बनाने का काम करता है। तो हम उसकी बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं, इसी कारण से उसको एक्सपेल करना बहुत आसान हो जाता है। यही आपके एक्सपेक्टोरेंट का काम है। दूसरा के बाद जहां पे एक कैटेगरी और है, हालांकि दोनों एक ही कैटेगरी में, वो है आपका ग्वानिफेंसिन। ये भी उसी एक्सपेक्टोरेंट के अंदर आता है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब एक बार इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करिए कि आपने दूध को गर्म कर करके थोड़ा गाढ़ा रबड़ी खीर जैसा, सॉरी खीर नहीं, रबड़ी या तो फिर खोए जैसा बना लिया। अब मैं अगर आपको कहूं कि उसको पतला करिए तो आप क्या करेंगे? उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्पून बाय स्पून या ml बाय ml, कप बाय कप, जितना भी कोई मेजरिंग डिवाइस हो, उसमें पानी डालते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। और जो चीज पहले गाढ़ी की वजह से चिपक रही थी, पानी डाल करके पतला कर दिया तो उसे बाहर निकालना आसान हो जाएगा। वैसे ही कि अगर हम अपने कफ को, जो कि बहुत ज्यादा स्टिक हो गया है, बहुत ज्यादा थिक हो गया है, विस्कस हो गया है, इसको पतला करके एक्सपेल करना चाहते हैं तो हम कुछ म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा कर देंगे। देखिए, म्यूकस का मतलब गाढ़ा पदार्थ से तो है, लेकिन यहां पे म्यूकस जब कंसंट्रेट हो जाता है तब वो गाढ़ेपन बदल जाता है। अदरवाइज म्यूकस इज स्टिकी लिक्विड। वो म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो समझ लीजिए कि जो गाढ़ा आपका रबड़ी बना है, उसमें खोआ बना है, उसमें पतला पतला पानी डालते गए तो वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा। तो इस तरीके से म्यूकस का सिक्रेशन इनहैंस करके ग्वानिफेंसिन आपके इस कफ को पतला करता है। और कोई चीज अगर पतली होगी तो उसको बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तीन ड्रग ना आपस में मिलकर के आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जहां पे आपका जो ब्रोंकिया है वो डायलेट, जिससे सांस लेने में तकलीफ, आपके चेस्ट पे कफ का गाढ़ापन होना जिसकी वजह से खांसी भी होगी और आपको अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस, टाइटनेस फील होगा चेस्ट में, वो भी धीरे धीरे रिकवर करता जाता है। तो ये आज के ड्रग के काम करने के तरीके हो गए अस्थाकाइंड LS के बारे में। इसको बनाने वाली कंपनी है स्टार मैनकाइंड, जो कि स्टार मैनकाइंड का ही एक डिवीजन है। इसमें जो टोटल सीसी के कंटेंट है वह 15 ml, पेडियाट्रिक यूज ओनली। इसमें हर एक ml के पीछे क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ईच ml, 1 ml डोज नहीं है, लेकिन 1 ml के प्रति पीछे क्या मिलेगा आपको? 1 ml यानी कि अप्रॉक्स 330 ड्रॉप्स कंटेंट लेवोसॉल्ब्यूटामॉल सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन है 0.25 mg। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसका कंसंट्रेशन है आपका 7.5 mg। ग्वानिफेंसिन इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 12.5 mg। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिरप है, कह सकते हो ड्रॉप है, वो आपके बच्चे के बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको मैं ये कहूं कि दो धाली तलवार होता है कोई भी दवाई, जिसे अगर आप अपनी मर्जी से बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ले रहे हैं तो ये आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। हमेशा मेरी सलाह कम रिक्वेस्ट यही रहती है कि सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा। यह आपको टेम्परेरी रिलीफ जरूर दे सकता है,
लेकिन एक्चुअल रिलीफ तो तभी समझ में आएगा जब प्रॉपर डायग्नोसिस होगी और एक्सपर्ट, जिसका एक्सपर्ट कौन है, डॉक्टर हैं, वो आपके बच्चे को फिजिकली एग्जामिन करेंगे, कॉज का पता लगाएंगे, तब जाकर के आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से ठीक कर सकते हो। सो किसी भी वीडियो को देख करके डोज नहीं डिसाइड कीजिएगा अपने लिए, और ना ही अपने लिए कोई मेडिसिन लीजिए। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है देन ओनली आप वीडियो पे सर्च करिए कि आखिर ये काम कैसे करता होगा, ताकि आपको एक अंदर से एहसास हो सके कि आई नो बिट अबाउट द ड्रग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।